हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं। तो प्लीज वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हेलो सर, आज आप मुझे कौन सी स्टोरी सुनाने वाले हो? ओके, तो रूही, आज आप कौन सी स्टोरी सुनाना चाहती हो? तो सर, आज आप एक हिस्ट्री से रिलेटेड कोई स्टोरी सुनाओ ना। और तो आज मैं आपको खिलजी वंश के शक्तिशाली राजाओं में से एक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ओके सर, तो शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। हाँ सर। अलाउद्दीन खिलजी फारसी आर 1296-1316 जन्म अली गुरशिस खिलजी वंश का एक शासक था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। अलाउद्दीन ने भारत में राजस्व, मूल्य नियंत्रण और समाज से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन किए। उन्होंने भारत पर कई मंगोल आक्रमणों को भी सफलतापूर्वक विफल कर दिया। अलाउद्दीन पूर्ववर्ती जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। जब जलालुद्दीन मामलुकों को पदच्युत करने के बाद दिल्ली का सुल्तान बना तो अलाउद्दीन को अमीर तुजुक समारोहों के मास्टर के बराबर का पद दिया गया। जलालुद्दीन के खिलाफ विद्रोह को दबाने के बाद अलाउद्दीन ने 1291 में कड़ा की गवर्नरशिप और 1296 में बिलसा पर एक लाभदायक छापे के बाद अवध की गवर्नरशिप प्राप्त की। 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर छापा मारा और लूट का इस्तेमाल जलालुद्दीन के खिलाफ एक सफल विद्रोह करने के लिए किया। जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद उसने दिल्ली में अपनी शक्ति को मजबूत किया और मुल्तान में जलालुद्दीन के बेटों को अपने अधीन कर लिया। अगले कुछ वर्षों में अलाउद्दीन ने चगताई खानते से जरान मंजूर 1297, 1298, सिविस्तान 1298, किली 1299, दिल्ली 1303 और अमरोहा 1305 में मंगोलों के आक्रमणों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। 1306 में उनकी सेनाओं ने रावी नदी के तट के पास मंगोलों के खिलाफ एक निर्णायक जीत हासिल की और बाद में वर्तमान अफगानिस्तान में मंगोल क्षेत्रों में लूटपाट की। मंगोलों के खिलाफ उनकी सेना का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने वाले सैन्य कमांडरों में जफर खान, उलुग खान और अलाउद्दीन के गुलाम जनरल मलिक काफूर शामिल हैं। अलाउद्दीन ने गुजरात 1299 में छापा मारा और 1304 में मिला लिया। जैसलमेर 1299, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303, मालवा 1305, सिवाना 1308 और जालोर 1311 के राज्यों पर विजय प्राप्त की। इन विजयों ने कई राजपूत और अन्य हिंदू राजवंशों को समाप्त कर दिया, जिनमें परमार, वाघेला, रणस्तंभपुरा और जालोर के चाहमान, गुहिलों की रावल शाखा और संभवतः यजवपाल शामिल हैं। उनके गुलाम जनरल मलिक काफूर ने विंध्य के दक्षिण में कई अभियानों का नेतृत्व किया, जिसमें देवगिरी 1308, वारंगल 1310 और द्वारसमुद्र 1311 से काफी मात्रा में धन प्राप्त किया। इन जीतों ने यादव राजा रामचंद्र, काकतीय राजा प्रतापरुद्र और होयसला राजा बल्लाला तृतीय को अलाउद्दीन के अधीन रहने के लिए मजबूर कर दिया। काफूर ने पांड्या साम्राज्य 1311 पर भी हमला किया और बहुत सारा खजाना, हाथी और घोड़े हासिल किए। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अलाउद्दीन बीमार हो गया और प्रशासन संभालने के लिए उसे मलिक काफूर पर निर्भर रहना पड़ा। 1316 में उसकी मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन और उसकी हिंदू पत्नी झट्यापाली के बेटे शिहाबुद्दीन को कठपुतली सम्राट के रूप में नियुक्त किया। अलाउद्दीन के बड़े बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने उसकी मृत्यु के तुरंत बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया। प्रारंभिक जीवन समकालीन इतिहासकारों ने अलाउद्दीन के बचपन के बारे में ज्यादा नहीं लिखा है। 16वीं-17वीं सदी के इतिहासकार हाजी उद दबीर के अनुसार अलाउद्दीन 34 साल का था जब उसने रणथंभौर 1301 की ओर अपना अभियान शुरू किया। यह मानते हुए कि यह सही है, अलाउद्दीन का जन्म 1266-1267 के बीच माना जा सकता है। 3. उसका असली नाम अली गुरशिस था। वह शिहाबुद्दीन मसूद का सबसे बड़ा बेटा था, जो खिलजी वंश के संस्थापक सुल्तान जलालुद्दीन का बड़ा भाई था। उसके 3 भाई थे, अल्मास बेग, बाद में उलुग खान, कुतुलुग तिगिन और मोहम्मद। 4. शिहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन का लालन पालन जलालुद्दीन ने किया। 5. अलाउद्दीन और उसके छोटे भाई अल्मास बेग दोनों ने जलालुद्दीन की बेटियों से शादी की। जलालुद्दीन के दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन को अमीर तुजुक समारोहों के मास्टर के बराबर नियुक्त किया गया, जबकि अल्मास बेग को अकूर बेग, घोड़े के मास्टर के बराबर का पद दिया गया। 6. जलालुद्दीन की बेटी से शादी, अला अल-दीन मोहम्मद, एज 695-715 ईस्वी, 1296, 1316 का सोने का सिक्का। दार अल इस्लाम टकसाल, दिनांक 1 709 1309-10 अलाउद्दीन ने 1290 की खिलजी क्रांति से बहुत पहले जलालुद्दीन की बेटी मलिका जहां से शादी की थी। हालांकि यह शादी खुशहाल नहीं थी। जलालुद्दीन के सम्राट के रूप में उदय के बाद अचानक राजकुमारी बन जाने के कारण वह बहुत घमंडी थी और अलाउद्दीन पर हावी होने की कोशिश करती थी। हाजी उद दबीर के अनुसार अलाउद्दीन ने महरू नाम की एक दूसरी महिला से शादी की, जो मलिक सजउल फल्क खान की बहन थी। 7. मलिका जहां
यहाँ अपने पति के दूसरी पत्नी लेने से बहुत क्रोधित हुई थी। दबीर के अनुसार यह अलाउद्दीन और उसकी पहली पत्नी के बीच गलतफहमी का मुख्य कारण था। साथ एक बार जब अलाउद्दीन और महरू एक बगीचे में साथ थे, जलालुद्दीन की बेटी ने ईर्ष्या से महरू पर हमला कर दिया। जवाब में अलाउद्दीन ने उस पर हमला किया। 6 अलाउद्दीन का अपनी सास से भी अच्छा रिश्ता नहीं था, जिसका सुल्तान पर बहुत प्रभाव था। 16वीं सदी के इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार उसने जलालुद्दीन को चेतावनी दी थी कि अलाउद्दीन देश के एक दूरदराज के हिस्से में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की योजना बना रहा है। उसने अलाउद्दीन पर कड़ी नजर रखी और अपनी बेटी के अहंकारी व्यवहार को बढ़ावा दिया। 8 कारा के गवर्नर 1291 में अलाउद्दीन ने कारा के गवर्नर मलिक छज्जू के विद्रोह को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को 1291 में कारा का नया गवर्नर नियुक्त करके पुरस्कृत किया। 6 कारा में मलिक छज्जू के पूर्व अमीर अधीनस्थ रईस जलालुद्दीन को एक कमजोर और अप्रभावी शासक मानते थे और उन्होंने अलाउद्दीन को दिल्ली की गद्दी हड़पने के लिए उकसाया। साथ इसने अपने दुखी घरेलू जीवन के साथ मिलकर अलाउद्दीन को जलालुद्दीन को गद्दी से उतारने के लिए दृढ़ संकल्पित कर दिया। 5 जलालुद्दीन के खिलाफ साजिश। अलाउद्दीन को जलालुद्दीन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाते हुए मलिक छज्जू के समर्थकों ने इस बात पर जोर दिया कि उसे एक बड़ी सेना जुटाने और सफल तख्तापलट करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता है। संसाधनों की कमी के कारण मलिक छज्जू का विद्रोह विफल हो गया था। 7 जलालुद्दीन को गद्दी से उतारने की अपनी योजना को वित्त पोषित करने के लिए अलाउद्दीन ने पड़ोसी हिंदू राज्यों पर छापा मारने का फैसला किया। 1293 में उसने मालवा के परमार साम्राज्य के एक धनी शहर भिलसा पर छापा मारा, जो कई आक्रमणों से कमजोर हो गया था। 5 भिलसा में उसने दक्कन क्षेत्र में दक्षिणी यादव साम्राज्य की अपार संपत्ति के बारे में जाना, साथ ही उनकी राजधानी देवगिरी तक जाने वाले मार्गों के बारे में भी जाना। इसलिए उसने चालाकी से भिलसा से लूट का माल जलालुद्दीन को सौंप दिया ताकि सुल्तान का विश्वास जीत सके। 9 प्रसन्न होकर जलालुद्दीन ने उसे अरेज ममालिक युद्ध मंत्री का पद दिया और उसे अवध का गवर्नर भी बनाया। 10 इसके अलावा सुल्तान ने अतिरिक्त सैनिकों को काम पर रखने के लिए राजस्व अधिशेष का उपयोग करने के अलाउद्दीन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। 11 वर्षों की योजना और तैयारी के बाद अलाउद्दीन ने 1296 में देवगिरी पर सफलतापूर्वक छापा मारा। वह देवगिरी से भारी मात्रा में धन संपत्ति लेकर चला, जिसमें कीमती धातुएं, गहने, रेशम के उत्पाद, हाथी, घोड़े और दास शामिल थे। 12 जब अलाउद्दीन की सफलता की खबर जलालुद्दीन तक पहुंची, तो सुल्तान ग्वालियर आया, इस उम्मीद में कि अलाउद्दीन वहां उसे लूट का माल पेश करेगा। हालांकि अलाउद्दीन सारी दौलत के साथ सीधे कारा चला गया। अहमद चाप जैसे जलालुद्दीन के सलाहकारों ने अलाउद्दीन को चंदेरी में रोकने की सिफारिश की, लेकिन जलालुद्दीन को अपने भतीजे पर भरोसा था। वह ये विश्वास करते हुए दिल्ली लौट आया कि अलाउद्दीन कारा से धन दिल्ली ले जाएगा। कारा पहुंचने के बाद अलाउद्दीन ने सुल्तान को माफी का एक पत्र भेजा और चिंता व्यक्त की। कारा में जलालुद्दीन के दूतों को अलाउद्दीन की सैन्य शक्ति और सुल्तान को गद्दी से उतारने की उसकी योजना के बारे में पता चला। हालांकि अलाउद्दीन ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उन्हें सुल्तान से संवाद करने से रोक दिया। 13 इस बीच अलाउद्दीन के छोटे भाई अल्मास बेग, बाद में उलुग खान, जिसकी शादी जलालुद्दीन की एक बेटी से हुई थी, ने सुल्तान को अलाउद्दीन की वफादारी का आश्वासन दिया। उन्होंने जलालुद्दीन को कड़ा जाने और अलाउद्दीन से मिलने के लिए राजी किया, ये कहते हुए कि अगर सुल्तान ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से माफ नहीं किया तो अलाउद्दीन अपराध बोध से आत्महत्या कर लेगा। एक भोला जलालुद्दीन अपनी सेना के साथ कड़ा के लिए निकल पड़ा। कड़ा के करीब पहुंचने के बाद उन्होंने अहमद चाप को अपनी मुख्य सेना को भूमि मार्ग से कड़ा ले जाने का निर्देश दिया, जबकि उन्होंने खुद लगभग 1000 सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी के साथ गंगा नदी पार करने का फैसला किया। 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन ने सुल्तान को बधाई देने का नाटक करने और खुद को नया राजा घोषित करने के बाद जलालुद्दीन को मार डाला। जलालुद्दीन के साथी भी मारे गए, जबकि अहमद चाप की सेना दिल्ली की ओर पीछे हट गई। 14 जुलाई 1296 में अपने राज्याभिषेक तक अली गुरशिस के नाम से जाने जाने वाले अलाउद्दीन को औपचारिक रूप से कड़ा में अलाउद्दीन व दीन मोहम्मद शाह सुल्तान की उपाधि के साथ नया राजा घोषित किया गया। इस बीच अवध भेजे जाने से पहले जलालुद्दीन के सिर को उसके शिविर में भाले पर रखकर घुमाया गया। 4 अगले 2 दिनों में अलाउद्दीन ने कड़ा में एक अनंतिम सरकार बनाई। उन्होंने मौजूदा अमीरों को मलिक के पद पर पदोन्नत किया और अपने करीबी दोस्तों को नया अमीर नियुक्त किया। 15 उस समय भारी बारिश हो रही थी और गंगा और यमुना नदियां उफान पर थीं। लेकिन अलाउद्दीन ने दिल्ली तक मार्च की तैयारी की और अपने अधिकारियों को बिना किसी फिटनेस टेस्ट या बैकग्राउंड चेक के ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को भर्ती करने का आदेश दिया। 15 उसका उद्देश्य खुद को भारी जन समर्थन वाले व्यक्ति के रूप में चित्रित करके आम राजनीतिक राय में बदलाव लाना था।
16 खुद को एक उदार राजा के रूप में चित्रित करने के लिए उसने कड़ा में एक भीड़ पर मंजनीक गुलेल से 5 मन सोने के सिक्के दागने का आदेश दिया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, उनकी सेना की एक टुकड़ी जिसका नेतृत्व वह स्वयं और नुसरत खान कर रहे थे, बदायूं और बारान आधुनिक बुलंदशहर होते हुए दिल्ली की ओर बढ़ी। जफर खान के नेतृत्व में दूसरी टुकड़ी ने कोयल आधुनिक अलीगढ़ होते हुए दिल्ली की ओर कूच किया। 15 जैसे ही अलाउद्दीन ने दिल्ली की ओर कूच किया, कस्बों और गांवों में ये खबर फैल गई कि वह सोना बांटते हुए सैनिकों की भर्ती कर रहा है। सैन्य और गैर सैन्य दोनों पृष्ठभूमियों से कई लोग उसके साथ शामिल हो गए। जब तक वह बदायूं पहुंचा, उसके पास 56,000 मजबूत घुड़सवार सेना और 60,000 मजबूत पैदल सेना थी। 15 बारान में अलाउद्दीन के साथ साथ शक्तिशाली जलालुद्दीन रईस शामिल हो गए, जिन्होंने पहले उसका विरोध किया था। ये रईस ताजुल मुल्क कुची, मलिक अबाजी अखुर बेग, मलिक अमीर अली दीवाना अलाउद्दीन ने उनमें से प्रत्येक को 30 से 50 मन सोना और उनके प्रत्येक सैनिक को 300 चांदी के टिनका पीटे हुए सिक्के दिए। 16 यमुना नदी में बाढ़ आने के कारण अलाउद्दीन का दिल्ली की ओर कूच बाधित हो गया। इस बीच दिल्ली में जलालुद्दीन की विधवा मलका ए जहां ने अपने सबसे छोटे बेटे कादर खान को रुकनुद्दीन इब्राहिम की उपाधि के साथ नया राजा नियुक्त किया, बिना रईसों से सलाह किए। इससे उनके बड़े बेटे और मुल्तान के गवर्नर अरकाली खान को गुस्सा आ गया। जब मलिका ए जहां ने सुना कि जलालुद्दीन के रईस अलाउद्दीन से मिल गए हैं, तो उसने अरकाली से माफी मांगी और उसे गद्दी की पेशकश की, उससे मुल्तान से दिल्ली तक कूच करने का अनुरोध किया। हालांकि अरकाली ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। 16 अक्टूबर 1296 के दूसरे सप्ताह में जब यमुना नदी का जलस्तर कम हो गया, अलाउद्दीन ने दिल्ली की ओर अपना अभियान फिर से शुरू किया। जब वह सिरी पहुंचा, तो रुकनुद्दीन ने उसके खिलाफ एक सेना का नेतृत्व किया। हालांकि रुकनुद्दीन की सेना का एक हिस्सा आधी रात को अलाउद्दीन के साथ मिल गया। 16 निराश रुकनुद्दीन फिर पीछे हट गया और अपनी मां और वफादार सरदारों के साथ मुल्तान भाग गया। इसके बाद अलाउद्दीन ने शहर में प्रवेश किया, जहां कई सरदारों और अधिकारियों ने उसके अधिकार को स्वीकार कर लिया। 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन को औपचारिक रूप से दिल्ली का सुल्तान घोषित किया गया। 17 सत्ता का समेकन, शुरुआत में अलाउद्दीन ने उदार अनुदान और बंदोबस्ती करके और कई लोगों को सरकारी पदों पर नियुक्त करके सत्ता को मजबूत किया। 18 उन्होंने मामलुकों द्वारा नियुक्त अधिकारियों, जलालुद्दीन द्वारा नियुक्त अधिकारियों और अपने स्वयं के नियुक्त अधिकारियों के बीच शक्ति को संतुलित किया। 17 उन्होंने सल्तनत की सेना की ताकत भी बढ़ाई और हर सैनिक को 1.5 साल का वेतन नकद दिया। सुल्तान के रूप में अलाउद्दीन के पहले वर्ष के बारे में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा कि ये दिल्ली के लोगों द्वारा देखा गया सबसे खुशहाल वर्ष था। 18 इस समय अलाउद्दीन जलालुद्दीन के सभी पूर्व क्षेत्रों पर अपना अधिकार नहीं चला सकता था। पंजाब क्षेत्र में उसका अधिकार रावी नदी के पूर्व के क्षेत्रों तक सीमित था। लाहौर से आगे का क्षेत्र मंगोल छापों और खोखर विद्रोहों से पीड़ित था। मुल्तान पर जलालुद्दीन के बेटे अरकाली का नियंत्रण था, जिसने दिल्ली से भागे हुए लोगों को शरण दी थी। 18 नवंबर 1296 में अलाउद्दीन ने उलुग खान और जफर खान के नेतृत्व में एक सेना को मुल्तान पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। उनके आदेश पर नुसरत खान ने जलालुद्दीन के परिवार के जीवित सदस्यों को गिरफ्तार किया, अंधा कर दिया और या मार डाला। 1920 मुल्तान की विजय के तुरंत बाद अलाउद्दीन ने नुसरत खान को अपना वजीर प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 21 दिल्ली पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के बाद सुल्तान ने उन अधिकारियों को खत्म करना शुरू कर दिया जो उसके स्वयं के नियुक्त नहीं थे। 22 1297 में 23 अभिजात वर्ग मलिक, जिन्होंने अलाउद्दीन में शामिल होने के लिए जलालुद्दीन के परिवार को छोड़ दिया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, अंधा कर दिया गया या मार दिया गया। अलाउद्दीन द्वारा पहले उन्हें दिए गए धन सहित उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। इन जब्तियों के परिणामस्वरूप नुसरत खान ने शाही खजाने के लिए भारी मात्रा में नकदी प्राप्त की। जलालुद्दीन के समय के केवल 3 मालिकों को बख्शा गया, मलिक कुतुबुद्दीन अलवी, मलिक नसीरुद्दीन राणा और मलिक अमीर जमाल खिलजी। 2425 इस बीच अलाउद्दीन का कड़ा में गवर्नर अला उल मुल्क उन सभी अधिकारियों, हाथियों और धन के साथ दिल्ली आया जो अलाउद्दीन ने कड़ा में छोड़े थे। अलाउद्दीन ने अला उल मुल्क को दिल्ली का कोतवाल नियुक्त किया और सभी गैर तुर्क नगर पालिका कर्मचारियों को उसके अधीन कर दिया। 22 जून की अला उल मुल्क बहुत मोटा हो गया था, इसलिए कड़ा की गवर्नरशिप नुसरत खान को सौंपी गई, जो जब्ती के कारण दिल्ली में अलोकप्रिय हो गया था। 25 सैन्य अभियान, मंगोल आक्रमण और उत्तरी विजय। 1297 (1,60,61,297) की सर्दियों में चगताई खानते के एक नुयान के नेतृत्व में मंगोलों ने पंजाब पर हमला किया और कसूर तक आगे बढ़ गए। उलुग खान के नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेनाओं ने 6 फरवरी 1298 को मंगोलों को हराया। अमीर खुसरो के अनुसार लड़ाई में 20,000 मंगोल मारे गए और कई और दिल्ली में कैदियों के रूप में लाए जाने के बाद मारे गए। 26 1298 में एक और मंगोल सेना, संभवतः नेगुडेरी भगोड़े, ने सिंध पर आक्रमण किया और सिविस्तान के किले पर कब्जा कर लिया।
इस बार अलाउद्दीन के जनरल जफर खान ने आक्रमणकारियों को हराया और किले पर फिर से कब्जा कर लिया। 1299 की शुरुआत में अलाउद्दीन ने उलुग खान और नुसरत खान को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा, जहां वाघेला राजा कर्ण ने एक कमजोर प्रतिरोध किया। अलाउद्दीन की सेना ने सोमनाथ सहित कई शहरों को लूट लिया, जहां इसने प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को अपवित्र कर दिया। दिल्ली की सेना ने वाघेला रानी कमला देवी और गुलाम मलिक काफूर सहित कई लोगों को भी पकड़ लिया, जिन्होंने बाद में अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियानों का नेतृत्व किया। 2930 सेना की दिल्ली वापसी यात्रा के दौरान इसके कुछ मंगोल सैनिकों ने जालौर के पास एक असफल विद्रोह का मंचन किया, जब जनरलों ने उनसे लूट का एक हिस्सा खुम्स जबरन वसूलने की कोशिश की। अलाउद्दीन के प्रशासन ने दिल्ली में विद्रोहियों के परिवारों को क्रूर दंड दिए, जिसमें उनकी माताओं के सामने बच्चों की हत्या भी शामिल थी। 3/1/1299 में चगताई शासक दुवा ने कुतुलुक ख्वाजा के नेतृत्व में दिल्ली पर विजय प्राप्त करने के लिए एक मंगोल सेना भेजी। 33 किली की आगामी लड़ाई में अलाउद्दीन ने व्यक्तिगत रूप से दिल्ली की सेना का नेतृत्व किया, लेकिन उसके सेनापति जफर खान ने उसके आदेश की प्रतीक्षा किए बिना मंगोलों पर हमला कर दिया। हालांकि जफर खान आक्रमणकारियों को भारी नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा, लेकिन वह और उसकी टुकड़ी के अन्य सैनिक युद्ध में मारे गए। 34 कुतुलुक ख्वाजा भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे मंगोलों को पीछे हटना पड़ा। 35 उत्तरी भारत पर विजय जैसलमेर किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में कब्जा कर लिया था। लगभग उसी समय अलाउद्दीन ने गुजरात और मालवा में एक सुरक्षित आधार के लिए और दक्षिण में आगे के अभियानों के लिए राजपूत राज्यों को अपने अधीन करने के लिए वर्तमान राजस्थान राज्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1299 में अलाउद्दीन ने जैसलमेर के किले की घेराबंदी की, जो उस समय जैत सिंह प्रथम के अधीन भारतीयों द्वारा शासित था। एक लंबी घेराबंदी के बाद और भोजन और संसाधनों की कमी के कारण अंततः मुलराजा की कमान में घिरे राजपूतों ने साका का प्रदर्शन किया, जहां महिलाओं ने जौहर किया और पुरुषों ने मृत्यु तक लड़ाई लड़ी। इस प्रकार अलाउद्दीन ने भट्टियों के क्षेत्रों में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। जैसलमेर की विजय के बाद ये कुछ और वर्षों तक खिलजी के अधीन रहा। 1301 में अलाउद्दीन ने उलुग खान और नुसरत खान को रणथंभौर पर आक्रमण करने का आदेश दिया, जिसके राजा हमीर देव ने जालौर के पास विद्रोह के नेताओं को शरण दी थी। घेराबंदी के दौरान नुसरत खान के मारे जाने के बाद अलाउद्दीन ने व्यक्तिगत रूप से घेराबंदी के संचालन का प्रभार संभाला और जुलाई 1301 में किले पर विजय प्राप्त की। 37 रणथंभौर अभियान के दौरान अलाउद्दीन को 3 असफल विद्रोहों का सामना करना पड़ा। 38 भविष्य के किसी भी विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने एक खुफिया और निगरानी प्रणाली स्थापित की। दिल्ली में पूर्ण निषेधाज्ञा लागू की, अपने रईसों को एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग करने से रोकने के लिए कानून स्थापित किए और आम जनता से धन जब्त कर लिया। 39 चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के चित्तौड़ किले पर विजय प्राप्त की। 1302-1303 की सर्दियों में अलाउद्दीन ने काकतीय राजधानी वारंगल को लूटने के लिए एक सेना भेजी। इस बीच उन्होंने खुद रत्न सिंह द्वारा शासित गुहिला साम्राज्य की राजधानी चित्तौड़ को जीतने के लिए एक और सेना का नेतृत्व किया। 40 अलाउद्दीन ने 8 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। 41 उनके दरबारी अमीर खुसरो के अनुसार उन्होंने इस विजय के बाद 30,000 स्थानीय हिंदुओं के नरसंहार का आदेश दिया। 42 कुछ बाद की किंवदंतियों में कहा गया है कि अलाउद्दीन ने रत्न सिंह की खूबसूरत रानी पद्मिनी को पकड़ने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन अधिकांश आधुनिक इतिहासकारों ने इन किंवदंतियों की प्रामाणिकता को खारिज कर दिया। जबकि शाही सेनाएं चित्तौड़ और वारंगल अभियानों में व्यस्त थीं, मंगोलों ने अगस्त 1303 के आसपास दिल्ली पर एक और आक्रमण किया। 44 अलाउद्दीन आक्रमणकारियों से पहले दिल्ली पहुंचने में कामयाब रहा, लेकिन उसके पास मजबूत बचाव की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं था। 4-5-46 इस बीच वारंगल अभियान असफल रहा। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार भारी बारिश के कारण और सेना ने कई लोगों और उसके सामान को खो दिया था। मंगोलों द्वारा लगाए गए अवरोधों के कारण न तो ये सेना और न ही अलाउद्दीन के प्रांतीय गवर्नरों द्वारा भेजे गए सुदृढ़ीकरण शहर में प्रवेश कर सके। 4-7-48 इन कठिन परिस्थितियों में अलाउद्दीन ने निर्माणाधीन सिरी किले में एक भारी सुरक्षा वाले शिविर में शरण ली। मंगोलों ने कुछ छोटे संघर्षों में उनकी सेनाओं को शामिल किया, लेकिन दोनों सेनाओं को निर्णायक जीत हासिल नहीं हुई। 49 1303 का मंगोल आक्रमण भारत पर सबसे गंभीर आक्रमणों में से एक था और इसने अलाउद्दीन को इसे दोबारा होने से रोकने के लिए कई कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। उसने भारत के मंगोल मार्गों पर किलों और सैन्य उपस्थिति को मजबूत किया। 50 उसने एक मजबूत सेना बनाए रखने के लिए पर्याप्त राजस्व प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए कई आर्थिक सुधार भी लागू किए। 51 ओके गाइस, आगे की स्टोरी कल मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।